Hello students, how are you all? Welcome to our channel We Can. Today we will discuss the question answer of chapter 1 of political science, the Constitution of India. Okay, so let's start the chapter with very short question answer. First question is, what is a constitution? Okay, and so the question answer is, constitution is a document containing a set of rules according to which a country is governed. मीन्स और कंट्री को किस तरीके से किन रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू जो है गवर्न किया जाता है, वो किस चीज़ में एक जगह कलेक्शन हुआ उनका, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाट आर राइट्स? So, rights are those favorable conditions of life which are recognized by the society and implemented by the government. Okay, very simple. Define preamble. तो preamble क्या होती है? Preamble is the introduction to the constitution. It reflects the guidance गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट. यानी कि प्रिएम्बल में जो है इंट्रोडक्शन दे रखा है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कि इसमें क्या क्या है, और ये गाइडलाइन की तरह है किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, जो कि रूल कर रही है कंट्री को. ओके, नाउ द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? So, the federalism is a system of government in which there are two levels of government, one at central level and the other and the order at state level. There is a division of power between the two governments. The division is given in the written constitution. There is an independent judiciary to solve the disputes if any. यानी जुडिशरी सिस्टम भी जो है वो भी दो अलग, सेंट्रल अलग होता है, स्टेट लेवल पे अलग होता है. ये सारी फेडरलिज्म की आप कह सकते हैं कि उन्होंने वो बताई कि क्या होती है, जो भी खूबी कह सकते हैं आप. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिवीजन ऑफ पावर्स? So, when power is divided among different components so that their interest may not clash, it is termed division of powers. Each component has its own area of functioning without interfering into others' spheres. यानी एक दूसरे के एरिया में इंटरफेरेंस ना हो, उनके किसी भी एक्शन से या पॉलिसी से, इस तरीके से पावर को डिवाइड किया जाता है. एंड लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉज एंड द जुडिशरी सीज टू इट दैट द लॉज आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज unlimited power and can interfere the powers of the अदर्स. यानी कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव है या जुडिशरी है या एग्जीक्यूटिव है, उनकी जो पावर्स डिवाइड कर रखी है, उनका जो काम है वो ठीक से हो रहा है, यानी वो सब कुछ डिवाइड, यही है डिवीजन ऑफ पावर. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज अ सेक्युलर स्टेट? Okay, a secular state is a state which does not promote any religion. It does not discriminate on the basis of religion. What is mean? कि देयर इज़ अ नो पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ अ स्टेट. स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा. ओके, द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स, नो नॉर डज इट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द फॉलोअर्स ऑफ एनी रिलीजन. ना तो स्टेट का कोई रिलीजन होगा और ना ही रिलीजन के बेस पे स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा, कोई भेदभाव करेगा लोगों के साथ. ठीक है ना, ये इसका मतलब है. Now, question number 4 is, list the fundamental rights enjoyed by the Indian citizens. So, the Indian citizens enjoyed the following 6 fundamental rights. First is rights to equality, rights to freedom of religion, rights against exploitation, and cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. ठीक है ना, ये 6 राइट्स हैं इंडियन सिटीजन्स जो, मतलब जिनके पास ये सारी राइट्स को हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। क्या है, व्हाट आर द राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम, जो है राइट्स क्या है, इसमें क्या दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल, equal for whom, before law. No discrimination shall be made on the basis of caste, creed or sex. Everyone gets equal opportunity in the matter of jobs, or untouchability has been made illegal. Reservation for SCs, STs, OBCs is not against the constitution. ठीक है ना। राइट टू इक्वालिटी मतलब सबको जो है इक्वली किया जाएगा, बिहेव सबके साथ इक्वली किया जाएगा। जो उनकी कास्ट है, क्रीड है, उनका जो कलर है, उनका जो सेक्स है, मीन्स मेल है फीमेल है, इसके बेस पे किसी भी बेस पे किसी भी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये है राइट टू इक्वालिटी। एंड what is right to freedom? It is a cluster of 6 freedoms. And which freedoms? They are like freedom of speech and expression, right to assemble peacefully and without weapons, right to travel in any part of India, right to reside in any part of India, except Jammu and Kashmir. Okay, right to make associations or unions, right to choose any trade, business और occupation। जो है राइट टू फ्रीडम के 6 पार्ट हैं, जो इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि आपको मतलब स्पीच देने का, अपने जो भी फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करने का आपको राइट है। आप किसी भी तरह से कोई यूनियन एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, पीसफुली आप असेंबल होके, इकट्ठे होके लोग जो सभाएं करते हैं विदाउट एनी वेपन्स, तो आप वो कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में घूम सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, रह सकते हैं, रहना चाहते हैं तो आपको अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो थोड़ा सा अलग मामला है। ठीक है ना। इस तरीके के जो कहीं भी रहकर, इंडिया के किसी भी पार्ट में रहकर आप बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, ऑक्यूपेशन के लिए, जॉब के लिए, प्रोफेशनल कामों के लिए आप जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो ये हुआ राइट टू फ्रीडम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है विद 80% ऑफ डोमिनेंट हिंदू पॉपुलेशन इंडिया चूज टू बी अ सेक्युलर कंट्री, व्हाई। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए बेटा। इट इज़ बिकॉज द लीडर्स ऑफ इंडिया वेयर वेरी मच अवेयर ऑफ द religious diversity prevailing in India. They decided to give equal importance to all the religions and its followers. India does not have any state religion. Instead, all the religions have equal opportunity to grow. There is no discrimination on the basis of religion. India has successfully followed secularism and have achieved harmonious society in reward वेयर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव। यानी कि इंडिया ने सेकुलरिज्म को चूज़ किया और सक्सेसफुली इसके जो है सर्कमस्टेंसेस ये कहें या आप कह लीजिए जो भी इसके रिजल्ट निकले उनको एंजॉय कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट जो है पॉजिटिव निकले। इंडिया में जो सभी लोग, सभी सोसाइटी के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, वो पीसफुली हारमोनियसली ग्रो कर रहे हैं, रह रहे हैं आराम से, क्योंकि इतना आप जानते हैं कितना वास्ट एरिया है इंडिया का, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ये चूज़ किया और इसमें सक्सेसफुल होकर भी दिखाया है ना। Now the question number 7. So rights are right. Then why do we call some rights as the fundamental rights? Okay. So the Constitution of India provides for certain rights. Some of these rights are called the fundamental rights because these are essential conditions for the healthy survival and growth of an individual. These rights provide safeguards to the people against oppressions. मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ राइट्स तो राइट्स होते हैं, कई तरह के राइट्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं कि अगर वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो एज ए ह्यूमन बीइंग वी कांट ग्रोथ एंड वी कांट सर्वाइव। तो हेल्दी सर्वाइवल के लिए या हेल्दी ग्रोथ के लिए वी नीड दैट जो है
राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। ओके, नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट इज इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, कमेंट। ओके, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, द स्टेट यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, गवर्नमेंट को। तो द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स, इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एज ए स्टेट, जो स्टेट नॉर्मल होता है वो, और एज ए नेशन को, हम इंडिया को एज ए स्टेट का अगर कंसिडर करेंगे तो भी इंडिया का कोई भी जो है रिलीजन नहीं है। आप कह सकते हैं कि इंडिया का ये रिलीजन है, नो, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, ना किसी भी रिलीजन के उस पे या किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है कि, ठीक है ना। पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। आर्टिकल 25 to 28 प्रमोट सेक्युलरिज्म, यानी सेक्युलरिज्म का जिक्र कहाँ पे है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 to 28, ठीक है ना। आर्टिकल 25 गारंटीज राइट टू profess, propagate and practice any religion, मीन्स आर्टिकल 25 में क्या लिखा है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं उनको फैला सकते हैं, ये है इसके बारे में, ठीक है ना। आर्टिकल 26 गारंटीज द राइट्स टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, यानी आर्टिकल 26 में आपको रिलीजन से रिलेटेड जो कोई भी इंस्टीट्यूशन आप खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, जहाँ पे आप अपने रिलीजन से रिलेटेड टीचिंग्स देना चाहते हैं, जो भी है। तो चैरिटी करते हैं कई लोग, एक ही कास्ट में जो है सभी तरह के होते हैं, अमीर गरीब, तो जो अगर अमीर हैं अपने पुअर्स के लिए चैरिटी करना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इस तरीके के, ठीक है ना। एंड आर्टिकल नंबर 27 स्टेट्स दैट नो टैक्सेस शैल बी लीव्ड ऑन एनी रिलीजन, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी और रिलीजन को मानते हो और इसको नहीं मानते हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, जैसे एंशियन टाइम में और काफ़ी पहले भी होता था, मुगल काल में भी होता था। तो इस तरीके से ये जो है ये नहीं हो सकता। अब कोई भी किसी भी धर्म को माने, उनके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। एंड आर्टिकल 28 स्टेट्स दैट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोपोगेटेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पर किसी भी तरह के धर्म की जो है हम क्या कह सकते हैं कि फैलाने वाली बातें या कुछ ऐसी कि भाई जहाँ पे दूसरे भी लोग हैं, गवर्नमेंट का एरिया, वहाँ पे हम ये सब नहीं कर सकते। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, describe the importance of constitution. So the constitution is essential for every institution or government as it helps in its smooth functioning. It contains the guidelines to administer the institution, and the government is formed in accordance with the constitution and works in accordance with the constitution. It helps us to understand the political system. It describes the function of each section of the government. It protects the fundamental rights of the people. यानी सारी बेसिक चीज़ें दे रखी है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पोर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हमें पॉलिटिकल सिस्टम क्या पता चलेगा कि हमारी कंट्री में कौन सा सिस्टम है, कैसे फंक्शन करेगा, क्या उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से रहेंगे प्रोसेस, कैसे वो सारे जो है पीपल्स के राइट्स को सेव कर सकेगा। इन सब की जो मतलब स्मूथ फंक्शनिंग किसी भी नेशन में, किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए, तो उसको जो आप कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन का एक कलेक्शन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, ठीक है ना। Now the question number 3, explain the term law and dissent in different contexts. One live for independence and the other after dependence, ठीक है, one before dependence and the other after dependence. So the laws are made for the benefit of society. The government makes the law. The government is formed by the majority party. It is not necessary that all the lawmakers want that a particular law must be passed. Those who do not agree with that law are called dissident. Their dissidence is not
कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। जो उनका जो पर्टिकुलर लॉ के अगेंस्ट में उनकी जो सोच है, ऑफ कोर्स उसको भी सुना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। सॉल्ट सत्याग्रह क्या था? तो सॉल्ट सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड इन protest against the law that imposed tax on use of salt, and Gandhiji announced his salt march, Dandi march, to show his dissent with law. So the government tried to stop it, but such a large number of people motivated by their genuine grievance could not be stopped, यानी कि लॉ के खिलाफ थे। जो बिफोर आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस पहले ये तरीका होता था कि अगर किसी लॉ के अगेंस्ट में इम्पोज करना चाहते हैं तो इस तरीके से करते थे। एंड एंटी लीकर agitation, so the directive principle of state policy are in favor of closing down liquor shops. Anti-liquor movement was a step to impose ban and sale of liquor in आंध्र प्रदेश, यानी कि आपको इस आज के आफ्टर इंडिपेंडेंस आज के सिनेरियो में यू वांट टू इम्पोज समथिंग लॉ, समथिंग कुछ भी ऐसा आपको लगे कि ऐसा, जैसे आंध्र प्रदेश का एग्जांपल दिया है कि जो है लीकर शॉप्स, शराब की दुकानें होती हैं, आप उनको बंद करिए, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कई घर ख़राब हो रहे हैं और बहुत सारे इसके जो है हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट आ रहे हैं जो गलत हैं। तो उन्होंने क्या किया, एंटी लीकर मूवमेंट चलाया और गवर्नमेंट से कहा कि नहीं, इसके खिलाफ आपको स्ट्रिक्ट या रिएक्शन करना होगा, कोई ना कोई लॉ बनाकर इसको रोकना होगा। तो उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ उसको बैन कर दिया, है ना, ये रूल बनाकर। ये है इसका process after independence. So in this movement, women actively participated in picketing. They were lathi charged. About 50 of them were injured. Later, the governor ordered district authorized to close the shop. यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू ये काम हुआ, ठीक है। The question number 4 is explain with an example why do we require a law. ठीक है ना। So laws are very important and useful for the society. We require a law because of the following reasons. First reason is it regularizes the civic लाइफ ऑफ सोसाइटी, है ना, यानी कि अगर हम सिविलाइज्ड तरीके से रहना चाहते हैं तो उसको रेगुलर करने के लिए, अच्छा से चलाने के लिए लॉज तो चाहिए ही, ठीक है। सेकंड इज इट हेल्प्स इन गुड गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस को अच्छी तरह से चलाने के लिए वी नीड लॉज। थर्ड इज इट इज़ हेल्पफुल इन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मीन्स कैसे सारा सिस्टम चलेगा, किस तरीके से सारी पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे हम अपने स्टेट में, ये सब कुछ होता है, ठीक है ना। एंड फोर्थ इज इट हेल्प्स इन कर्बिंग सोशल एवल्स, यानी सोशल एवल्स जो भी है उनको, चाहे वो रिचुअल्स के फॉर्म में है, चाहे वो पीपल्स के फॉर्म में, उनको जो है अप्रोच करके और बैन करने में और रोकने में जो है लॉस का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज incorporated in the Indian Constitution. List any 6 fundamental duties assigned to the citizens by the Indian Constitution. Okay, fundamental rights we have discussed about that. Now the fundamental duties. So, fundamental duties were incorporated in the Indian Constitution in 1976 through 42 अमेंडमेंट, यानी कि जो 42 अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू जो है उनको इसमें जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976, ठीक है। 6 फंडामेंटल ड्यूटीज आर, फर्स्ट इज टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, second is to preserve the rich cultural heritage of India, third is to abide by the Constitution of India and respect its ideals and institutions, okay,
Fourth is to defend the country and promote the spirit of brotherhood. Fifth is to maintain and preserve public property. Sixth is to develop साइंटिफिक टेम्पर. ये जो है 6 आप कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ है एज अ सिटीज़न ऑफ इंडियंस, हमको ये फॉलो करनी चाहिए. ठीक है ना, ये है फंडामेंटल ड्यूटी. Now the question number 6, when the Indian constitution provides for equal rights and opportunity to all, what's the need for special safeguards for some section of the society? Okay, for some section of the society like SCs and STs, some special safeguards are required for boosting their law boosting their low morals and for their upliftment. यानी उनको जो कुछ जो है काफ़ी टाइम से आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही SC और ST और ये सिस्टम और भी बहुत पहले से एंशियंट इंडिया से चलता आ रहा और वर्स्ट पे वर्स्ट हुआ जा रहा है. तो इस कास्ट के जो लोग हैं वो अपनी जनरल सोसाइटी से काफ़ी पीछे हो गए. आप किसी भी मैनर में ले लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए, इकोनॉमिक में ले लीजिए, सोशलाइज होने में ले लीजिए, तो उनको है आप कह लीजिए कि अभी की जो स्ट्रीम चल रही है उससे जोड़ने के लिए, उस लाइफ स्ट्रीम से उनको जोड़ने के लिए उनको हर जगह हम कह सकते हैं कि स्पेशल सेफ गार्ड्स के तौर पे जैसे कहीं पे भी रिजर्वेशन दे रहे हैं या स्पेशल उनके साथ अगर वो हो रहा है तो उनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो लो मॉरल्स इतने सालों से उनको दबाया जा रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये ज़रूरी है. ठीक है ना, और इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है. ठीक है, दिस कैन बी डन by way of reservation of seats in the field of education and employment. हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन देते ही हैं. एंड सम स्पेशल कंसेशन आर ऑल्सो ऑफर टू देम, यानी कुछ और भी कंसेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उनको प्रोवाइड कराए गए. ओके, now the value added question. Beside the reservation of seats for the SCs, STs and OBCs, what are the other preferable measures that can add to their well-being? यानी और क्या किया जा सकता है रिजर्वेशन के सिवा. सो वी कैन से बिसाइड द रिजर्वेशन पॉलिसी अदर प्रोफेबल मेजर्स could be special schemes like providing houses to SCs, STs and OBCs at subsidized and subsidies raised, and promoting self-employment guarantee program like food for work, rural landless employment guarantee program etc. काफ़ी तरह के जो प्रोग्राम है हम कह सकते हैं कि सब्सिडी रेट पे उनको हाउसेस प्रोवाइड करा सकते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई करना चाहता है तो उनको लोन प्रमोट करवा के, या किसी तरह से कोई गारंटी प्रोग्राम है, या जैसे आप मनरेगा है तो उसमें फूड की गारंटी होती है. अगर वर्क है कोई करना चाहता है उसके लिए वो करवाना. रूरल एरिया में लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी है. तो उस तरीके की स्कीम्स गवर्नमेंट के थ्रू जो है अगर रन की जाएंगी तो उनको वापस अभी लाइव स्ट्रीम के साथ जोड़ा जा सकता है और वो उनका मोरल भी बूस्टअप हो सकता है. ठीक है ना. सो होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड.